प्रेस से प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। असित नाथ जी, नतीजे आने शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी इसको नतीजे नहीं कहेंगे, ये शुरुआती रुझान है। और मुझे 2020 का मतगणना का दिन भी याद है, आपको भी खूब याद होगा कि 2 बजे तक जी महागठबंधन लीड ले रहा था। लग रहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी। आपने देखा भी होगा कि कई जगह लोग खुशियां मनाने लगे थे, मिठाइयों के ऑर्डर होने लगे थे। लेकिन 2 बजे के बाद तस्वीर पलटनी शुरू हुई और शाम 5 होते होते एनडीए हमसे आगे निकल गया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर जो शुरू हुआ सबने देखा। तो ऐसा लगता है कि 11, साढ़े 11, 12 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन 2020 जब मैं याद करता हूं तो लगता है नहीं, थोड़ा और धैर्य रखना होगा। 1:30-2 बजे तक धैर्य रखना होगा समझने के लिए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। फिलहाल अभी शुरुआती रुझान है। अभी तो कुछ देर पहले बैलेट की गिनती शुरू हुई है, पोस्टल बैलेट की। तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से बिहार में चुनाव लड़ा गया, जिस तरह से इस बार क्या लगता है कि कोई मुद्दा दिखा आपको, कोई मुद्दा महसूस हुआ जिस पर वोटिंग हुई हो, या बिहार के जो पुराने समीकरण होते हैं उनके आधार पर वोटिंग हुई है? 2 बातें समझ में आई। एक तो जातीय समीकरण बड़ा महत्वपूर्ण है बिहार के चुनाव में, और आज से नहीं है, जब से हम और आप बिहार का चुनाव देख समझ रहे हैं, हम और आप ये बात महसूस कर रहे हैं कि बिहार में जातीय समीकरण चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक जो दूसरी बात इस बार मेरी समझ में आई, जो मैं सीमांचल का प्रभारी बनाया गया था पार्टी की तरफ से इस चुनाव में, तो लगातार उन इलाकों में रहना पड़ा और अलग अलग लोगों से बातचीत का खूब मौका मिला। तो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि सनातन की जय जय है। हालांकि क्यों जय जय है इसका जवाब नहीं है। मैंने पूछा कई लोगों से कि आपको क्यों लगता है कि सनातन की जय जय है? क्या दूसरे धर्म के लोग हिंदू बनने लगे हैं, या सनातन हिंदू धर्म के लोगों की गरीबी मिट गई है, या हिंदू के बच्चे अब बीमार नहीं पड़ेंगे? किस तरह से आपको लगता है सनातन की जय जय है? तो इसका स्पष्ट जवाब नहीं था। बस वो लोग ये कह रहे थे कि टीवी अखबार सब में तो बता रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से सनातन की जय जय है। तो एक अजीब परसेप्शन है जिसका कोई मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। लेकिन लोगों को लग रहा है कि सनातन की जय जय, इसलिए भाजपा को वोट कर देना है। तो इस तरह का भी एक बड़ा वोटर वर्ग खड़ा हुआ है। जो एक क्लास है यूथ जिसे जॉब चाहिए, वो नौकरियों के साथ खड़ा है। सरकारी नौकरी वाले ओपीएस के साथ खड़े हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, फिर भी कांटे का मुकाबला नजर आया मुझे वहां। एक तरफा कोई लड़ाई नहीं दिखी कहीं भी। बिल्कुल। और नीतीश जी कितने बड़े फैक्टर रहे असित जी, आप ये बताइए। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, विपक्ष के तौर पर, नीतीश कुमार का विरोधी होने के तौर पर पूरी ईमानदारी से हम सबको ये स्वीकार करना होगा कि हम पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार का विकल्प नहीं पेश कर पाए हैं। आप नीतीश के कामों की आलोचना कर सकते हैं, आप नीतीश के कामों की तारीफ कर सकते हैं, उनके कार्यकाल में 100 कमियां हम गिना सकते हैं। ऐसा नहीं कि कमियां उनसे नहीं हुई हैं, बड़ी बड़ी कमियां उनकी सरकार में हुई हैं। बावजूद इसके, जबकि कई सारे बड़े इश्यूज थे, ये विपक्ष का आरोप नहीं था, बल्कि महालेखाकार की रिपोर्ट जो विधानसभा में पेश होती है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 71,000 करोड़ के गबन की आशंका है। सृजन घोटाला, 1,000 करोड़ के सृजन घोटाला का आरोप भी इसी सरकार पर है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड इसी सरकार पर है। अभी जो 2023 का एनसीआरबी का आंकड़ा पहले जारी हुआ है काफी देर से, उस आंकड़े में बताया गया है कि हत्या के मामले में बिहार दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है। और अन्य कई कमी आप गिना सकते हैं। शिक्षकों की हालत आप देख रहे हैं, भारत में सबसे कम तनख्वाह बिहार के शिक्षकों को मिलती है। पुराने जो उनके स्कूल के पीएन हैं, चपरासी हैं, उनकी तनख्वाह नीतीश कुमार के बहाल किए एचएम की तनख्वाह से अधिक है। हेडमास्टर जो। लेकिन असित जी, जिन घोटालों की आपने बात की, वो घोटाले या वो आरोप वो अदालत की चौखट पे भी हैं, और जब तक अदालत कुछ नहीं कहती है तो आखिर जनता कैसे मान ले कि क्या गड़बड़ी हुई है, कितने की गड़बड़ी हुई है?
उसका तकनीकी पक्ष समझना होगा, क्योंकि वो सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी एक अथॉरिटी है और सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट पर सरकार को जवाब देना होता है, उसके बाद ही वो मामला कोर्ट में जाता है। सीएजी अपने आप में एक अथॉरिटी है, आप सीधे उस मामले को कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो सीएजी ने गबन की आशंका जताई है। उसके बाद चुनाव का समय आ गया तो सरकार ने जवाब दिया नहीं। उसमें अगली जो भी सरकार बनेगी, चाहे हमारी बने चाहे इनकी बने, उसको जवाब पेश करना होगा सीएजी को। उसके बाद ही कोई उस मामले को कोर्ट में लेके जाएगा। उस गबन की आशंका सीएजी ने जताई हो, विपक्ष का आरोप नहीं है। और विधानसभा के पटल पर वो आशंका रखी गई कि हमें डाउट है कि घोटाला हो गया है, ये सीएजी ने लिखा अपनी रिपोर्ट में। तो खैर वो कोर्ट में तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, जब सरकार का जवाब सीएजी को चला जाएगा। 3 नोटिस के बाद अगर सरकार जवाब नहीं देती है तब हम आप कोई भी उसे कोर्ट में ले जा सकता है। तो आज न कल तो वो कोर्ट में जाएगा ही और सरकार को जवाब देना होगा, जो भी सरकार आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि इन तमाम चीजों के बावजूद जी आप विफलताएं तमाम गिना लीजिए, बावजूद इसके अगर नीतीश का विकल्प नहीं पेश कर पाए तो सामूहिक रूप से ये विपक्ष की विफलता है। मैं उस विफलता की चर्चा कर रहा हूं। पूरा विपक्ष इस मामले में विफल रहा। वो आज भी नीतीश का विकल्प नहीं पेश कर पा रहा है जनता के बीच। आज भी नीतीश कुमार जनता के बीच सबसे विश्वसनीय चेहरा है। तो हमें अपनी इस कमी को स्वीकार करना होगा। और बिल्कुल। और आसिफ जी देखिए, जो मुद्दे अभी आप बता रहे थे, ना तो आरजेडी और ना आप लोगों की पार्टी इन्हें मुद्दा बना पाई बिहार में। ये वाकई में मुद्दे थे जो लोगों को अपील करते, लेकिन मुद्दा तो कुछ और बन गया। राहुल जी भी आए तो वो वोट चोरी को मुद्दा बनाया। और तेजस्वी जी एक बात अक्सर कहते नजर आए कि नीतीश जी की उम्र हो गई है, उन्हें बदल देना चाहिए। हाँ देखिए, वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है और पूरे देश के लिए है। जैसे आपने देखा होगा कि वोटिंग के बाद एलजेपीआर की एक सांसद है शांभवी चौधरी, उन्होंने मीडिया के सामने और ऐसे ऐसे करके अपने दोनों उंगलियां दिखा दी। मतलब वो दोनों जगह 2 बार उन्होंने वोट किया। अब कहाँ किया है वो जाने, हमने आपने भी वोट किया है ना, हमारी तो एक ही उंगली पर स्याही लगती है, तो उनके दोनों पर कैसे लगे। राकेश सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो वो गाजियाबाद का वोटर थे, दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली का वोटर होगा और बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहार का वोटर। तो ऐसे लाखों वोटर बनाए गए हैं। जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहां के वोटर बना दिए जाते हैं। पिछले राज्य से नाम डिलीट हो जाता है, अगले राज्य में जुड़ जाता है और ये जाके वहां के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। अगर वोट चोरी का मुद्दा तरीके से नहीं उठाया गया होता तो प्रवासी मजदूरों, लाखों प्रवासी मजदूरों का वोट कटा होता। बावजूद इसके अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनका वोट कट गया है, जो अपने घरों में है, वोट नहीं डाल पाए। तो वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है और वोट चोरी के मुद्दे को उठाना जरूरी था। लेकिन सिर्फ वोट चोरी के मुद्दे के आसरे चुनाव लड़ना ये सर्वथा अनुकूल नहीं था। बाकी तमाम मुद्दों को साथ लेके चलना था, जिसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। नीतीश कुमार की उम्र को आप कारण बता रहे हैं, वो एक कारण है। नीतीश कुमार अस्वस्थ है, वो भी एक कारण है। लेकिन अन्य तमाम कारणों को छोड़ना भी ठीक नहीं था। कई अन्य कारण थे जो जनता को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे थे, पब्लिक को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे थे, और उसको समझने में या उसको उठाने में। लेकिन इसका असर कितना हुआ है ये तो अब नतीजों से पता चलेगा। और देखिए, हम अपने दर्शकों को एक बार नतीजे बता दें जो अभी तक नतीजे आ रहे हैं। बीजेपी 27 सीटों पर आगे है, एलजेपीआर 1 सीट पर आगे है, जेडीयू 14 सीटों पर आगे है। मतलब, और वहीं आरजेडी 36 पर और कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है। इस तरह से देखा जाए तो महागठबंधन, अभी तक के जो आंकड़े हमारे रिपोर्टर्स के जरिए आ रहे हैं, लगभग 41 सीटों पर महागठबंधन आगे है और लगभग 42 सीटों पर अभी तक एनडीए आगे है। देखिए, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर अभी नहीं दिखाई दे रहा है। कांटे का मुकाबला फिलहाल, जो रुझान आ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, वहां असित जी, चलिए, ये एक राहत की बात कही जा सकती है कि अभी कांटे का मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो रुझान अभी आ रहे हैं। देखिए, अभी तो मैं 2020 के बाद से बहुत सतर्क हो गया हूं, क्योंकि मुझे याद है कि भाई 2 बजे तक तो महागठबंधन आगे था और 2:15 के बाद जो महागठबंधन का ग्राफ गिरना शुरू हुआ, 5 बजे जाते जाते हम लोग हार चुके थे और एनडीए की सरकार बनती दिखने लगी थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य हम लोगों को रखना चाहिए। एक और आपको बात बता देना चाहता हूं, दर्शकों तक ये बात पहुंचे तो ठीक है। जैसे 2 सीट पर जनसुराज एक नई पार्टी बनके बिहार में आई। ये ठीक है कि समाजवादी आंदोलन से जितने भी राजनीतिक दल निकले, उन सब ने जातिवाद को खूब बढ़ावा दिया। नाम रखा समाजवाद का, लेकिन सही मायने में उन्होंने ही जातिवादी राजनीति को सबसे ज्यादा ताकत दी। तो एक नई पार्टी आई जनसुराज, जो कह रही थी कि हम जाति की बात नहीं करेंगे। लेकिन मजेदार बात आप देखिए कि सीमांचल की एक सीट पर
चूंकि मैं वो पूरा घूम रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जोकीहाट जनसुराज काफी मजबूत स्थिति में है। तो जनसुराज क्यों मजबूत स्थिति में है? कोई इश्यू नहीं है, कोई असली मुद्दे नहीं है। जनसुराज वहां इसलिए मजबूत स्थिति में है कि चूंकि जो जनसुराज के प्रत्याशी उनके पिताजी कभी एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, अपनी बिरादरी के, अपनी कौम का बड़ा चेहरा हुआ करते थे, तो उनके बेटे चुनाव में आ गए हैं तो उनके कौम के लोग ऐसे ही जुड़ गए। ठीक उसी तरह पूर्वी चंपारण के सुगौली में, चूंकि वो पश्चिमी चंपारण मेरा गृह जिला है, पूर्वी चंपारण से काफी करीब रहा हूं मैं, तो सुगौली में कैसे भाई जनसुराज लड़ाई में आ गया? तो ठेठ जाति का मसला आया कि भाई वो फला जाति के हैं, उस जाति की आबादी यहाँ ठीक ठाक है, अपनी जाति का कोई और नहीं है तो हम इस जाति पर सवार हो जाते हैं। मतलब जनसुराज भी कोई बेहतर विकल्प नहीं पेश कर पाया। वो भी उसी जाति के खांचे में है, वो भी उसी धर्म के खांचे में है जिसमें लंबे अरसे से हम लोग फंसे हुए हैं, और हमारी दुर्दशा का ये कारण भी है। बिल्कुल रशीद जी, देखिए जनसुराज को लेकर खूब चर्चा थी, लेकिन जनसुराज छोड़कर कुछ लोगों का मोह भंग हुआ जो सालों से जनसुराज के लिए काम कर रहे थे, और उन्होंने जनता के बीच जो बातें रखी उससे कहीं ना कहीं जनसुराज की छवि को भी नुकसान पहुंचा। और देखिए जनता बहुत समझदार हो गई है, जनता इस बात को भी समझ रही थी कि एक तरफ आप मंगल पांडे को घेरते हैं, फिर एक प्रत्याशी देते हैं जो उन्हें मदद पहुंचाए, दूसरी तरफ आप तेजस्वी यादव को घेरते हैं, फिर एक प्रत्याशी देते हैं जो उन्हें मदद पहुंचाए। तो इन समीकरणों को अब जनता भी समझने लगी है। क्या नहीं लगता कि जनता आजकल बहुत समझदार हो गई है और इस तरह से जो चुनावी खेल होता है उन खेलों को बखूबी समझ रही है? नहीं, मैं तो एक बात कहूंगा, जनता समझदार है नहीं है, हम किसी की समझदारी का पैमाना लेके नहीं बैठे हैं जी, लेकिन ये सच है कि आज भी राजनीतिक दल समाज के भीतर बड़े पैमाने पर भ्रम क्रिएट करने में सक्षम है, इल्यूजन क्रिएट करने में सक्षम है, और खूब पढ़े लिखे लोग, खूब समझदार लोग जो वोटर हैं, वो भी उस भ्रम में फंसते हैं। ये मैंने करीब से देखा, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। पूरी राजनीति इल्यूजन क्रिएट करने में आज भी सफल है, और मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग आज भी उस भ्रम जाल में फंसता है। ये बड़ा स्पष्ट दिखता है। बिल्कुल, सनातन की जय जय है, या फला जीत जाएंगे तो उनकी जाति का बड़ा भला हो जाएगा, फला जीत जाएंगे तो उनके धर्म का बड़ा, अरे उनके अपने बाल बच्चों का भला होता है यार, जाति का क्या भला होगा? देखिए आसिफ जी, आप सीमांचल के प्रभारी थे, एक तरफ सनातन की जय जय की चर्चा हुई, दूसरी तरफ ओवैसी साहब या ओवैसी जी के भी काफी चर्चा रही। असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार अभियान चलाया, उनके निशाने पर तेजस्वी भी रहे, कांग्रेस भी रही। आप देखिए ना, असदुद्दीन ओवैसी क्या बात करता है? असदुद्दीन ओवैसी बात करता है मजहबी धर्म की, जो बातें भाजपा करती हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ वो आदमी बातें करता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के भी समर्थक हैं, जैसे भाजपा के समर्थक हैं, असदुद्दीन ओवैसी के भी समर्थक हैं। वो आदमी भी हमारी आपकी मूल समस्याओं की बात नहीं करता, वो आदमी भी भारतीयता की बात नहीं करता, वो आदमी भी एक नेशन के तौर पे एकजुट होकर हम कैसे आगे बढ़े इसकी बात नहीं करता। एक परिवार के उदाहरण के तौर पर आप लीजिए कि अगर आप 2-3 भाई हैं और भाइयों में आपस में एकता नहीं रहेगी तो पड़ोसी आप पर हावी हो जाएंगे। ठीक उसी तरह देश होता है, तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच अगर आपसी एकता नहीं होगी तो देश कमजोर होगा। तो ओवैसी क्या करते हैं? ओवैसी भी उस एकता के खिलाफ बात करते हैं जैसे भाजपा करती है, तो ओवैसी के भी समर्थक है। यही मैं आपको कह रहा हूं कि आज भी राजनीतिक दल प्रबुद्ध जनता को अपने भ्रम जाल में फंसाने में बहुत सक्षम है, और वो फंसा ले रहे हैं और जनता फंस रही है।